पहले आपने जो वन लाइनर दिए, वन लाइनर में क्या है समस्या आ रही थी आप लोगों को कि जी सर टाइम लगता है और ये आसान लगता है आपको, जबकि आसान कुछ नहीं है। जो याद करते हैं उनके लिए सब कुछ आसान होता है, जो याद नहीं करते उनके लिए इसमें 10 ऑप्शन देंगे। इसमें ये फायदा हो जाता है जो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होता है, इसमें एक तो ये फायदा है कि आपको ऑप्शन उसमें मिले हुए, जिसने वो उसमें से आसानी से चुन लेता है। जिसने पढ़ा नहीं है उसमें अंदाजा बिल्कुल नहीं चलता है। अंदाजे से जैसे कोई सवाल ऐसे सवाल आएंगे पेपर में जो आपको लगेंगे कि 4 ऑप्शन है, चारों ऐसे कुछ सवाल आएंगे। 125 में से लगभग 5 से 7 सवाल ऐसे डाले जाते हैं जो कैंडिडेट भ्रम में डालते हैं कि इसमें चारों ही सही हैं। अब ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, पहले तो उनको छोड़ेंगे सवालों को, पर दिमाग लगाएंगे जो आसानी से हल कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि हल नहीं हो रहे हैं, जब सीधे तरीके से काम नहीं होता तो क्या करते हैं, उंगली टेढ़ी करते हैं। हाँ, तो आपको उल्टे चलना है। उल्टे चलने से मेरा मतलब है पहले आप सीधे चल रहे थे, अब उल्टा चलना है, यानी कि उसमें से आपको नेगेटिव पॉइंट रहता है, जिसमें आप ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ऐसा एक तो आप चुन ही लोगे, फिर कोशिश करिए दूसरा भी चुनने की। चुन लिए तो आप 50% सवाल आपके कष्ट में होगा, अब आप उसको हल कर सकते हैं। अगर फिर भी लग रहा है, अब आप उन 2 में से एक चुनना है। आपको 2 में से एक चुनने के लिए किसी एक पर निशान लगाएंगे, यानी 50 चांस बन गए। अब उसको सही होने के 2 हटाने के बाद ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट की पेपर में आएंगे, इसी तरीके के सवाल हैं, लेकिन इनको हल करने के लिए क्या है, बेहद प्रैक्टिस की जरूरत होगी। जो प्रैक्टिस आपको लगातार कराई, जो इस प्रैक्टिस को बीच में छोड़ेंगे उनके लिए समस्या खड़ी हो सकती है। अभी ये पहला टेस्ट है, जो कि बीच बीच में हम आपके वन लाइनर टेस्ट भी डाल रखे हैं इस सीरीज में, ठीक है भाई। एडमिट कार्ड आएगा, आज इस पे मैंने लगाया बोर्ड पर। जैसे ही आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा फिर दौड़ शुरू होगी। सारे के सारे टेस्ट OMR शीट पर ही होंगे, कोई टेस्ट और ऐसा नहीं होगा, समझिए। तो बीच में कोई कड़ी क्रैक नहीं करेंगे। अब वही सब बच्चे हैं जो निरंतर प्राप्त करना चाहते हैं, जो नौकरी के लिए ही आए हैं, वो ज्ञानवर्धन के लिए नहीं आए। ज्ञानवर्धन का काम हम 2 साल पहले करा चुके हैं, वो डिटेल में बता चुके, सब कुछ समझा चुके हैं। अब देखिए टेस्ट नंबर 1 है। प्रश्न नंबर 1, अधिकतर ऐसे सवाल होंगे जो आप पहले पढ़ चुके हैं। कुछ सवाल ऐसे होंगे बेहद आसान होंगे, लेकिन उसमें से सही उत्तर छांटने में आपको दिक्कत होगी। हाँ, तो इसका सिस्टम है पढ़ाई का, पहले थोड़ा सा हार्ड ले लेंगे, जब हार्ड चल रहे तो नरम टेस्ट ले। नरम टेस्ट का मतलब है जिससे आप सोचते हैं कि मेरा सब पढ़ा हुआ है, याद है मेरे सब, उससे आप एकदम से जोश में आ जाएंगे। फिर हमें लगेगा कि आप बहुत तेजी से दौड़ने लगे, तो फिर एक ब्रेकर लगाएंगे उसमें, ताकि आपको पता चले कि हाँ तेज दौड़ते हैं तो ब्रेकर भी सामने आता है ना, तो स्पीड पर ताकत रखते हैं। तो उस तरीके से वो मैंने डिजाइन किए हुए हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से इनमें दिमाग लगाया है, कहाँ किसको किस चीज, उस तरीके से ही मैंने टेस्ट को बनाया हुआ है। अब आप उसको उसी तरीके से चलते रहिए, बस जैसे मैंने आपको बता रहा हूँ, बस वैसे चलिए। आप वैसे चलेंगे, फिर आपको एक दिन स्वतंत्र छोड़ा जाएगा कि आप किसी भी ट्रैक पर दौड़िए, जा करके दुनिया में जितने भी ट्रैक बनाए हुए किसी पे आप दौड़ते हैं चले जाइए, आप सफलता प्राप्त करेंगे ही करेंगे। ना का उसमें कोई ऑप्शन नहीं। ना समझते हैं, ना का मतलब क्या है, क्या है ना का मतलब? यस, ना का मतलब ना नहीं है। ना का मतलब है अगर हमने अपने दिमाग में उसको ना बैठा लिया। पहले मैंने मोनिका ने तो मुझे गाड़ी चाहिए, मैंने मना कर दिया, नहीं मोनिका गाड़ी नहीं। तो मोनिका अगर ना पर विश्वास करेंगी तो वो बुरा मान जाएंगे, उससे बात करना चाहिए। अगर पॉजिटिव है तो मोनिका दूसरा ऑप्शन ढूंढेगी, वो उस ना से कोई लेना देना नहीं होगा, उस ना का ही बेहद बड़ा महत्व है। अगर आपसे कोई किसी चीज के लिए मना कर देता है तो हमारे दिमाग में बैठा लिया कि हाँ ना मना कर दिया, और चीजें उसमें खड़ी कर लेते हैं। फिर हम कहाँ चले जाते हैं, एक नीचे के गर्त में जाना शुरू हो जाते हैं। जो व्यक्ति उस ना को पहचान, ना का मतलब ना एक शब्द है, जैसे मैंने कोई शब्द बोल दिया, वो एक शब्द ही तो है, एक शब्द के अलावा कुछ भी नहीं है। ना को पहचानिए केवल।
ऐसे तो दुनिया भर में मिलेंगे आपको, ना बोलने वाले, हाँ बोलने वाले। आप उसको मात्र एक शब्द सुनिए, जैसे मैं बोलता हूँ, सबसे तो बुरा नहीं मानते आप, ना से क्यों बुरा मान जाते फिर? वो भी तो मात्र एक शब्द है, शब्द ही तो है। तो उसको बुरा नहीं मानिए, जीवन में ना को हमेशा पॉजिटिव लीजिए। मेरी लाइफ में कुछ ऐसा नहीं है जो नेगेटिव हो। 100% अगर उसमें 0.1% भी सही पार्ट है उसका, तो मैं उसी को पॉजिटिव करूंगा, ना कि सेंट को गर्त में डालूंगा। ऐसा कभी नहीं हुआ और ना ही होगा। जीवन में आपके भी सामने ऐसी परिस्थिति आएंगी, स्कूल में जाएंगे, किसी अच्छे संस्थान में पढ़ाने के लिए जाएंगे, जैसे ही आप गेट में कदम रखेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव 100% मिलेंगे, जिसमें से नेगेटिव की संख्या ज्यादा होगी। अब उस आप ना को पहचान लिए, ना उसको शब्द को वहीं, अब जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं एक कलम निकाल करके आपको दे रहा हूँ, ये तब तक आपके पास नहीं पहुंचेगी जब तक आप उसे लेना नहीं चाहते। पहुंचेगी? नहीं पहुंचेगी। आप में जो क्षमता है लेने की तो लेंगे, अगर आप छोड़ना चाहे, आपके काम की है तो आप उसे लीजिए, आपके काम की नहीं है तो आप छोड़ दीजिए। बिल्कुल उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है, स्मूथली बिल्कुल आगे बढ़ेंगे और हमेशा चेहरे में मुस्कान रहेगी। सामने ऐसी परिस्थिति आएंगी जब आप किसी स्कूल में जाएंगे, किसी अच्छे संस्थान में पढ़ाने के लिए जाएंगे, रखेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव 100% मिलेंगे, जिसमें से नेगेटिव की संख्या ज्यादा होगी। अब उस आप छोड़ो ना उसको शब्द को वहीं, अब जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं एक कलम निकाल करके तब तक आपके पास नहीं पहुंचेगी जब तक आप उसे लेना नहीं चाहते। पहुंचेगी? नहीं पहुंचेगी। आप में जो अगर आप छोड़ना चाहे, आपके काम की है तो आप उसे लीजिए, आपके काम की नहीं है तो आप उसे छोड़ दीजिए। बिल्कुल उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है, तब आप स्मूथली बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। किसी परिस्थिति को बहुत ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। सीरियस रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? आईसीयू में रहेंगे। आईसीयू में क्यों जाना? मजे से रहिए ना। सुबह जैसे ही उठते हैं, सबसे पहली जिम्मेदारी बनती है हमारी किसकी? अपने आप को खुश रखने की। और अपने आप को खुश कैसे रख सकते हैं हम? हमेशा पॉजिटिव रहिए, हर चीज में पॉजिटिव ढूंढिए। ठीक है भाई? तो ये सब पढ़ाई का अंग है। पहला सवाल है इसमें, भारत माता नामक पेंटिंग किस चित्रकार की है? अवनींद्रनाथ में बनाई थी, 1905 में बनाई थी। बेहद इंपॉर्टेंट पेंटिंग है। फेमस पूछा हुआ है हुसैन के लिए, ठीक है, लेकिन अवनींद्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध है और 1905 में बनाई पेंटिंग है। दूसरा सवाल है, राजस्थान की एक में चित्र गुदवाने की प्रथा का चलन सबसे अधिक लोकप्रिय है, वह कौन सी जनजाति है? भील जनजाति। गुप्त वंश प्रख्यात था कला, वास्तुकला व साहित्य के लिए। 4 नंबर सवाल है, चित्रकला की अवरल शैली से निम्नांकित कथनों में से कौन सा असत्य है? उपरोक्त में से कोई नहीं, सारे के सारे सत्य हैं। ठीक है भाई? 5 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन कौन सा कालीन चित्र नहीं है? विसनदास किसके काल का था? जहांगीर के काल का था। और कहाँ भेजा था? शाह अब्बास के दरबार। किस सन में भेजा था? 1613 में भेजा था। ठीक है भाई? अब ये जो सवाल है, ये आपको थोड़ा सा विचलित कर डाल रखे हैं, ऐसे हैं इसमें कम से कम 15 सवाल ऐसे डाले हुए हैं जो आपको लगेगा कौन सा सही है, कौन सा सही है। वैसे सवाल समय भी ज्यादा खाते हैं। हमने इसलिए थोड़ा पहले वो सवाल करिए जो आपको बिल्कुल 100% आप श्योर हैं। ऐसे सवाल आपने अगर 80 कर लिए फर्स्ट राउंड में, समझ लीजिए आपको कोई नहीं है, आप दौड़ेंगे, आपको कैसे भी ट्रैक पे दौड़ा ही दीजिए, आप दौड़ेंगे उसको। तो ऐसे सवाल आते रहेंगे। 6 नंबर सवाल है, फारूक बेग और अबुल मुगल शासक के काल के हैं? जहांगीर के काल के हैं। गुप्तकालीन चित्रकला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण प्राप्त हुए हैं अजंता से। गंधार शैली, गुप्त काल को क्या मानते हैं? ओके, गुड। गंधार शैली का संबंध है मूर्ति कला से। थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर, यह किस चित्रकार की रचना है? M.F. हुसैन की है। वेरी गुड। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। 11 नंबर सवाल है, इंदिरा गांधी कब रखी गई थी? 19 नवंबर 1985 को। 19 नवंबर 1985 को। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है। IGNCA भी बोलते हैं इसे। IGNCA रखी थी? राजीव गांधी ने रखी थी। राजीव गांधी द्वारा रखी गई थी दिल्ली में। चोल काल
की चित्रकला के साक्ष्य प्राप्त हुए? तंजावुर। 12 नंबर सवाल। 13 नंबर सवाल है, निहाल चंद किस कला का प्रसिद्ध चित्रकार था? किशनगढ़। 14 नंबर, किस चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता है? 100% सवाल आएगा, विजात को कहा जाता है। 100% आने वाला सवाल। यूरोपीय चित्रकारों का प्रभाव किस मुगल शासक के काल में दृष्टिगोचर होता है? जहांगीर के काल में। मैडोना का चित्र है जहांगीर के हाथ में, अकबर के काल में हो गई थी। तो इसमें अच्छा हाँ, यूरोपीय चित्रकारों का प्रभाव किस मुगल शासक के काल में? वो प्रारंभ नहीं पूछ रहा, अगर प्रारंभ पूछता तो फिर इसमें अकबर ही आता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। वो कह रहा है दृष्टिगोचर होता है, ज्यादा दिखाई किसके समय में देना हुआ? हाँ, शुरुआत अकबर से हो गई थी, ये बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि अकबर के दरबार में भी कौन आए थे? मैडोना का चित्र हाथ में लिए किसका चित्र है? नहीं, किसका बनाया हुआ है? अबुल हसन का। वो जहांगीर के हाथ में जो चित्र बना कौन थी? हाँ, तो कौन थी ये? यूरोप से ही तो आए थे, सब यूरोपीय तो थे। 16 नंबर सवाल है, मुगल सिंहासन पर जहांगीर के तासीन होने के अवसर पर दरबार का दृश्य किस चित्रकार ने चित्रित किया था? अबुल हसन ने चित्र किया था। इंपॉर्टेंट सवाल है। पाल शैली के विषय थे